हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट लेक्चर में एवोल्यूशन जो हमने कंटिन्यू किया था, सेकंड लेक्चर पढ़ा था और एंड में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एनक्लोजिंग द प्रीबायोटिक सिस्टम। जो प्रीबायोटिक सिस्टम है, लाइफ देने वाला सिस्टम है, उसको एनक्लोज करने की हमने बात की थी। वहां पे हमने बात की थी कि 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ के ओरिजिन के लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। वो 3 कंडीशंस हमने क्या कही थी? पहले हमने कही थी देयर शुड बी कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटर्स। सेल्फ रिप्लिकेटर्स की कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कॉपीइंग ऑफ दीज रिप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू एरर वाया म्यूटेशन। जब इन रिप्लिकेटर्स को कॉपी करते हैं तो उनमें एरर आना चाहिए म्यूटेशन के थ्रू, जिससे डाइवर्सिफिकेशन होता है, एवोल्यूशन होता है, नई नई स्पीशीज बनती हैं। और तीसरी कंडीशन हमने बताई थी देयर शुड बी पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से पार्शियली आइसोलेट होना चाहिए और साथ ही साथ देयर शुड बी कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, वो तो क्लियर है पॉइंट, प्रिमिटिव अर्थ पे था ही कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। क्या क्या था आप जानते हो कि थंडर था, लाइटनिंग थी, वॉल्केनिक इरप्शंस थे, रेडियोएक्टिव डिके थे, यूवी रेज और कॉस्मिक रेज, ये सब सारी चीजें थी। और मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया, इन्हीं चीजों को यूज किया। अब मैंने एक पॉइंट दिखाया था आपको मिलर्स एक्सपेरिमेंट में कि मिलर्स कंट्रोल एपरेटस कंटेन्स एवरीथिंग एक्सेप्ट इट वाज डिवॉइड ऑफ एनर्जी सोर्स। उसमें बस एनर्जी सोर्स नहीं था। तो ये बात इसलिए कही क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ के एनर्जी सोर्सेज वर क्वाइट डिफरेंट, वो बहुत अलग अलग थे। जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन था, रेडियो एक्टिव डिके था, साथ ही साथ जो है यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, ये सब आ रही थी। और मिलर ने जो इस्तेमाल किया वो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोड का यूज किया, जो कि प्रिमिटिव अर्थ में इलेक्ट्रोड्स का यूज नहीं हो रहा था। इसीलिए हमने कहा कि प्रिमिटिव अर्थ में जो एनर्जी सोर्स थे वो यूज उन्होंने नहीं किया। पर हाँ, हम इसे यही कहते हैं कि डिवॉइड ऑफ एनर्जी सोर्स, जो प्रिमिटिव अर्थ के एनर्जी सोर्सेस थे कंबाइंड बहुत सारे, वो उन्होंने यूज नहीं किए, इसीलिए डिवॉइड ऑफ एनर्जी सोर्स कहते हैं। पर एट द सेम टाइम हम कहें कि वो प्रिमिटिव अर्थ के सोर्सेस से अलग थे, तो वो पूरी तरह से बात सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थंडर और लाइटनिंग की तरह ही था। जैसे थंडर और लाइटनिंग हो रही थी वैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था इलेक्ट्रोड से यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड का था ये, मगर एग्जैक्टली वो नहीं था जो वहां पे होता है, पर सिमिलर काइंड का था ऑलमोस्ट। और दूसरे जो सोर्सेस थे एनर्जी सोर्सेस, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कि हम कहते हैं कि मिलर्स कंट्रोल एपरेटस कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट इट वाज डिवॉइड ऑफ एनर्जी सोर्स। वो एनर्जी सोर्स को नहीं कंटेन करता था जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी। वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर थी लाइटनिंग की तरह, जो बिजली कड़कती थी उसकी तरह ही था, मगर फिर भी एग्जैक्टली वही नहीं था, पर फिर भी उससे क्या है, सिमिलर है। तो हम ये नहीं कहते कि उन्होंने डिफरेंट एनर्जी सोर्स यूज किया। वो कह सकते हैं कि डिफरेंट एनर्जी सोर्स था प्रिमिटिव अर्थ से, पर फिर लाइटनिंग से वो कंबाइन कर जाएगा क्योंकि वो लगभग सेम होता है। और सारे एनर्जी सोर्सेज दे वर नॉट प्रेजेंट। वो सारे एनर्जी सोर्सेज तो नहीं थे ना, वो सब तो डिफरेंट थे वहां पर। तो जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने रेडियोएक्टिव डिके का यूज नहीं किया, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज का यूज नहीं किया। ये बात अलग है कि बाद में जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए उसमें अलग अलग एनर्जी सोर्सेज का यूज किया और कई सारे एग्जैक्ट सेम एनर्जी सोर्सेज यूज किए जो प्रिमिटिव अर्थ पे हुआ करते थे। जैसे कुछ साइंटिस्ट ने यूवी रेज का यूज किया, यूवी रेज को वहां डाला एनर्जी सोर्स की तरह, और उससे भी मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कहां से? आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से हमने इसको पिछली बार छोड़ा था चैप्टर को। कहां पर हम बात करने वाले थे कि देयर शुड बी पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। ये तीसरी कंडीशन थी लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि थर्ड कंडीशन, पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम सराउंडिंग। ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, इसको एक्सप्लेन किया गया आर्टिफिशियली फॉर्म्ड प्रोटोबायोट से।
आर्टिफिशियली हमने बनाए कुछ प्रोटोबायंट्स, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, बायंट्स का मतलब लाइफ, और हमने माना कि जो हमने आर्टिफिशियली बनाई है लाइफ के फॉर्म्स कुछ इसी तरह से प्रिमिटिव अर्थ पे बने होंगे। एग्जैक्टली हम अंदाजा ही लगा सकते हैं चीजों का, हमको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था। हम अंदाजा लगाते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ पे ये एनर्जी सोर्सेज हैं, पर उसके अलावा भी एनर्जी सोर्सेज हो सकते थे या कुछ एक आध नहीं भी हो सकते थे। तो अंदाजे ही हैं सारे के सारे एवोल्यूशन में। अगर अर्थ का ओरिजिन, उसके बाद लाइफ का ओरिजिन और दूसरी बातों की बात करें तो अंदाजा ही लगाते हैं। एग्जैक्ट क्या हुआ ये नहीं पता हमें, हम केवल गेस कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, पर हम पीछे जाके अर्थ में देख तो नहीं सकते ना कि एग्जैक्टली क्या फिनोमिनन हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, दिस वाज achieved in artificially formed प्रोटोबायोन्ट्स। ये चीज आर्टिफिशियली फॉर्म प्रोटोबायोन्ट्स में अचीव की गई। कौन कौन से प्रोटोबायोन्ट है? एक है कोसर्वेट्स जो कि असल में बनाया ओपेरिन ने, और दूसरा माइक्रोस्फीयर्स ये बनाया सिडनी फॉक्स ने। तो कोसर्वेट और माइक्रोस्फीयर प्रोटोबायोन्ट्स हैं जो कि माने जाते हैं कि इसी तरह से प्रिमिटिव अर्थ पे पहली लाइफ फॉर्म बनी होगी। इन दोनों को समझने से पहले जरा सा हम समझ लेते हैं कि कैसे बने होंगे प्रोटोबायोन्ट्स। एक अंदाजा लगा लेते हैं मेरे अपने तरीके से कि क्या होगा। देखिए, प्रिमिटिव अर्थ में ये ओशन का हमने टुकड़ा लिया एक, ठीक है, इस तरह से ये ओशन का टुकड़ा है कि यहाँ ओशन है ये। तो इस ओशन में ये कई सारे मिनरल्स, कंपाउंड्स ये बिखरे पड़े हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड्स, एलिमेंट सब बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, ये बिखरे हुए हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, ये तो इनमें से कुछ कंपाउंड आपस में मिल गए और मिलकर उन्होंने एग्रीगेट बना लिया। इस तरह से ये मिलते चले गए, और जब मिलते चले गए तो दे फॉर्म दी एग्रीगेट। इस तरह से एग्रीगेट बनाया इन्होंने। ये देखिए सब मिल जा रहे हैं आपस में। देखिए, ये एग्रीगेट ऑफ कंपाउंड्स है, आप कह लीजिए कंपाउंड्स। देखिए, पानी में ही है, पानी में जितने कंपाउंड्स हैं उसी से मिलके बने हैं, मगर ये कंपाउंड्स की डेंसिटी ज्यादा है, ये आपस में मिल गए हैं, और जब मिल जाते हैं इस तरह से तो यही लाइफ फॉर्म बनता है। क्योंकि इसके अंदर जब देखा जाता है तो सिंपल केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं, कई सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी हो रही हैं, इसका इंटरनल एटमॉस्फेयर वो मेंटेन भी कर पा रहा है, ये टूट नहीं रहा, और सराउंडिंग केमिकल्स को लेके बड़ा भी हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ इसी तरह से सारे कंपाउंड आपस में जुड़ गए होंगे, एग्रीगेट बना लिया होगा, और इस तरह से उन्होंने लाइफ बनाई होगी, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। और ऐसे ही ओपेरिन ने जो है ना अपने कोसर्वेट्स को बनाया। कैसे बनाया जरा वो देखते हैं। अगर ओपेरिन की हम कोसर्वेट्स की बात करें, कोसर्वेट्स ठीक है, तो कोसर्वेट्स कैसे बने इसको जानने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने दूध में ऐसे बोर्नविटा डाला, जैसे ही स्पून से डाला, बोर्नविटा थोड़ा थोड़ा दूध लेके अपना अलग हो गए। कोई ज्यादा बोर्नविटा एक तरफ चला गया, कहीं कम चला गया, कहीं ज्यादा चला गया, इसी तरह से अलग अलग जगह बिखर जाते हैं जब तक आपसे मिक्स ना करिए। तो मिक्स नहीं करते तो एग्रीगेट बना लेते हैं अलग अलग। अब जहां ज्यादा बोर्नविटा है उधर ही हमारा स्पून जाता है। जब हम छोटे हुआ करते थे उस बोर्नविटा को चख लिया करते थे, और कई सारे लोग तो कहते थे कि हाथ में दे दो, ऐसे ही चाट लेते हैं, दूध में मिला के क्यों बर्बाद करना। ये बोर्नविटा वाले एग्जाम्पल से पता लगता है कि जैसे ही हम डालते हैं मिल्क में वो बोर्नविटा, वो ऐसे सेपरेट होता है, दूर की तरफ भागता है। कुछ इसी तरह से ओपेरिन जी ने अपने कोसर्वेट्स को बनाया।
इन्होंने प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के मिक्सचर को जब शेक किया तो उनमें से कई सारा कंपाउंड्स एग्रीगेट बना लिया उन्होंने अलग अलग। और जब एग्रीगेट बना के अलग अलग हो गए तो केवल एग्रीगेट बना ही नहीं लिया, बल्कि वो एग्रीगेट वो स्टेबल था। जब उसको स्टडी किया गया तो देखा गया कि उसके अंदर सिंपल काइंड ऑफ रिएक्शंस दे वर हैपनिंग, वो सिंपल काइंड की रिएक्शन हो रही थी। दे वर एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, वो अपने अंदरूनी एनवायरनमेंट को मेंटेन भी रख पा रहे थे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना ये लिविंग बीइंग का काम है। लिविंग थिंग बीइंग ही कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपनी होमोस्टैसिस को मेंटेन रख सके। प्लस इसके ऊपर एक थिन जो है फिल्म ऑफ वाटर भी थी, जिससे सराउंडिंग वाटर से सेपरेट था। इसका मतलब प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स ने एग्रीगेट बना लिए इंक्लूडिंग वाटर, और साथ में वाटर भी मिलकर एग्रीगेट बना लिया। पानी में होते हुए भी पानी की लेयर से सेपरेट है, तो इसीलिए इनको फर्स्ट लाइफ फॉर्म माना गया। क्या हमने जाना, जरा एक लाइन लिखते हैं फिर आगे और डिस्कस करेंगे। तो जरा लिखिए, when a mixture of protein and polysaccharides were shaken in water, when a mixture of polysaccharide and protein were shaken in water, co-servates are formed. Co-servates are formed. क्या क्या हमने इसमें शेक किया? प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, they were shaken in water, पानी के साथ, तो बन गया कोसर्वेट। अब कोसर्वेट क्या क्या करते हैं? कोसर्वेट की खासियत ये कि दे वर एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर पा रहे थे। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सिंपल काइंड्स of reaction were occurring in their interior, इनके अंदर सिंपल काइंड ऑफ रिएक्शन भी हो रही थी। आगे लिखिए, they were separated from surrounding water by a thin film of water. They were separated from surrounding water by a thin film of वाटर, थिन फिल्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसे पहला लाइफ फॉर्म माना गया, मगर बहुत सारे साइंटिस्ट कोसर्वेट को पहला लाइफ फॉर्म नहीं मानते। उनका कहना है कि भैया इसके पास आउटर मेम्ब्रेन तो कोई है नहीं, पानी में पानी से सेपरेट है। दूसरी बात, ये रिप्रोडक्शन भी शो नहीं करता, तो ये कैसे लिविंग बीइंग हुआ? क्योंकि इनमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं थी, कोई डिफाइंड आउटर मेम्ब्रेन नहीं थी, और ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। इसलिए कोसर्वेट्स को कई सारे साइंटिस्ट वो प्रोटोबायट नहीं मानते या प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं मानते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि पहला जो लाइफ फॉर्म होगा वो कौन होगा? वो होगा आरएनए। इनके अनुसार पहला लाइफ फॉर्म होना चाहिए आरएनए। ठीक है, और आरएनए के साथ प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड मिले होने चाहिए। आरएनए, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड का पहला लाइफ फॉर्म होना चाहिए। सेकेराइड क्यों ऐसा बोलते हैं? देखिए, जब आरएनए की डिस्कवरी हुई, आरएनए की डिस्कवरी एज एन एंजाइम, आप जानते हो राइबोजाइम और रिबोन्यूक्लियस पी की डिस्कवरी हुई, तो उसमें देखा गया कि आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज एंजाइम। तो कई सारे साइंटिस्ट ये मानने लगे कि शुरुआत में आरएनए आया होगा और आरएनए एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए पहला लाइफ फॉर्म प्रोटीन पॉलीसेकेराइड का ना होके वो आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का होगा, जिसमें आरएनए होगा, क्योंकि आरएनए एंजाइम की तरह काम कर सकता है, तभी वो जिंदा रह सकता है। क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी बनाएगा, वो एंजाइम भी बनाएगा। इसीलिए बहस छिड़ गई कि भैया आरएनए ही होना चाहिए पहला लाइफ फॉर्म। मगर कई सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि आरएनए आर टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू बी फॉर्म्ड इन प्रिमिटिव अर्थ। आरएनए बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और वो प्रिमिटिव अर्थ में बने ये पॉसिबल नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना। तो उससे पहले प्रोटीन पॉलीसेकेराइड बने होंगे और लाइफ वहीं से ओरिजिनेट हुई होगी, बाद में आरएनए बनेगा। तो सबका अपना अपना खींचातानी चलती रही। कोई कह रहा है कि आरएनए जो है पहला रहा होगा मॉलिक्यूल जिससे लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। कुछ कहते हैं कि आरएनए बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बन नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है।
वो अलग अलग बातें हैं। आरएनए की डिस्कवरी एज एन एंजाइम ने ट्रिगर कर दिया इस बहस को और लोग आरएनए की बात मानने लग गए। तो यहाँ पर आपने क्या जाना वो पहले आप लिख लीजिए कि कुछ लोग कोसर्वेट को फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ या प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं मानते। वो ये नहीं कहते कि नहीं ही होगा, वो कहते हैं कि शायद नहीं है, शायद फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वो आरएनए प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होगा, वो शायद इसका नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि कोसर्वेट में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, दूसरा कोसर्वेट्स आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते। तो इस बात को जरा लिखिए आप। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, co-surveys, according to some scientists, co-surveys may not have been the first step in origin of life, as they lack outer membrane, and they were unable to reproduce, as they lack outer membrane and they were unable to reproduce, ठीक है, and they were unable to reproduce, full stop। तो इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार आरएनए शायद पहले लाइफ फॉर्म में रहा होगा, तो उसको आगे लिखे एक लाइन छोड़ के, अकॉर्डिंग टू देम the first life form may contain RNA, protein and polysaccharide. The first life form may contain RNA, protein and polysaccharide. As RNA can also act as enzyme. वो जेनेटिक मटेरियल की तरह तो काम करता ही है, पर एंजाइम की तरह भी काम करता है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आरएनए, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जेनेटिक मटेरियल प्लस एंजाइम, क्योंकि दोनों का काम कर रहा है। तो as RNA can also act as enzyme, तो RNA कैसे एक्ट कर सकता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह भी और एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। तो उन लोगों का ऐसा मानना है। आगे लिखिएगा, बट अकॉर्डिंग टू सम अदर साइंटिस्ट, RNA are complex molecules, and they cannot be formed in primitive earth, and they cannot be formed initially in origin of life, primitive earth में तो बना ही होगा वो, पर इनिशियली नहीं बना, शुरुआत में नहीं बना, धीरे धीरे बना होगा, पहले सिंपल फिर और कॉम्प्लेक्स फिर और कॉम्प्लेक्स, और आरएनए बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उनके अनुसार कोसर्वेट को नहीं मानते क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते और उनमें ऊपर कोई मेम्ब्रेन, डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं, जैसे कि लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। फिर सिडनी फॉक्स जो है उन्होंने बनाया माइक्रोस्फीयर्स या प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने शेक किया मिक्सचर ऑफ artificially formed organic acid in water containing lipid। तो इन्होंने क्या शेक किया? इन्होंने मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियली फॉर्म्ड ऑर्गेनिक एसिड को पानी के अंदर शेक किया जिसमें पहले से लिपिड मिला हुआ था। जब उन्होंने शेक किया तो एग्रीगेट बन गए, वो एग्रीगेट्स सराउंडेड थे लिपिड से, क्योंकि पानी में क्या था? लिपिड। तो एग्रीगेट लिपिड से सराउंड हो गए, बाहर उनमें लिपिड की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, प्लस वो एग्रीगेट बिल्कुल वही प्रॉपर्टी शो कर रहे थे जो ओपरिन के कोसर्वेट शो कर रहे थे। इसका मतलब वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर पा रहे थे, उनके इंटीरियर में सिंपल काइंड ऑफ रिएक्शंस हो रही थी, वो अपने होमोस्टेसिस को मेंटेन कर पा रहे थे। इसका मतलब लिविंग बीइंग की तरह बिहेव कर रहे थे। केवल इतना ही नहीं, ये कुछ सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते थे। जैसे बर्डिंग आप जानते हो ना, उस तरह से ये केमिकल्स दो में टूट जाते थे और वो सराउंडिंग केमिकल को एनगल्फ करके और बड़े होते थे, फिर दो में टूट जाते थे। तो इस तरह से ये क्या कर रहे थे? रिप्रोड्यूस भी कर रहे थे। हालांकि कई सारे साइंटिस्ट जो आरएनए वर्ल्ड वाले कंसेप्ट को मानते हैं, आरएनए वाले कंसेप्ट को मानते हैं,
कि पहला फॉर्म ऑफ लाइफ आरएनए होगा, वो इसको भी नकारते हैं। वो रिप्रोडक्शन को रियल नहीं मानते, वो कहते हैं तो टूट जा रहा है बस, ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं है। वो इस रिप्रोडक्शन को भी डिस्कार्ड करते हैं और माइक्रोस्फीयर को मानते हैं कि चलो लिपिड की मेम्ब्रेन है, मगर फिर भी इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करता है। इसीलिए उनके अनुसार शायद ये भी प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं है, मगर हाँ इसने कमियां दूर कर दी कोसर्वेट्स की। तो जरा इस बात को लिखिए, फिर और चर्चा करते हैं। When a mixture of artificially formed organic acid, when a mixture of artificially formed organic acid is mixed in cold water containing lipid, microspheres are formed. Mixed in cold water containing lipid, microspheres are formed. Microspheres are formed. Full stop. They were able to maintain their internal environment. Next, simple kinds of reaction were occurring in their interior. Next, they were covered by outer membrane of lipid. They were covered by outer membrane of lipid. Next, they were also showing simple kind of reproduction. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को भी शो कर रहे हैं, सिंपल काइंड का ही कर रहे हैं, भले कुछ लोग उसे ना माने। साथ ही साथ इनमें आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की है, तो ये कमियां इसकी दूर हो गई, फिर भी आरएनए वर्ल्ड वाले मानने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार शायद पहला लाइफ फॉर्म वो आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का ही बना होगा। ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। तो आगे लिखिए, बट सम ऑल्सो रिजेक्ट्स माइक्रोस्फीयर एज प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। ठीक है, उनके अनुसार क्या है, according to them the first non-cellular form of life, वही लाइन रिपीट कर रहे हैं पर अलग तरह से। ठीक है, according to them the first non-cellular form of life may contain RNA, protein and polysaccharide. और अगर हम बात करें फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ originated around 3 billion years ago. देखिए, पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ लगभग 3 बिलियन ईयर अगो पहले आया। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वो 3 बिलियन, ये रिसेंट लिटरेचर के अनुसार आपको यही मानना है। ठीक है, अगर साइनोबैक्टीरिया अलग से देता है, फिर से बता दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और 3.3 से 3.5 देता है उसके ओरिजिनेशन का समय, तो वो आप टिक कर दीजिएगा, सही है केवल साइनोबैक्टीरिया के लिए, क्योंकि ये नई रिसर्च जरूर हुई पर वो जो साइनोबैक्टीरिया की रिसर्च है उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन में एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि क्या हुआ होगा, एग्जैक्ट बात अंदाजे ही लगा सकते हैं। तो अक्सर साइनोबैक्टीरिया आपसे अलग से नहीं पूछने वाला, आपसे यही बात पूछने वाला है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया, आप कहोगे 3 बिलियन। और अगर आप बात करोगे कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल की यूकैरियोटिक? ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वो प्रिमिटिव है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो कि असल में प्रोकैरियोटिक सेल होगा, वो आया अराउंड 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले। और फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल जो आया वो आया 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो देखिए पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर अगो पहले, पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, पहला नॉन सेलुलर 3 बिलियन, पहला सेलुलर फॉर्म 2 बिलियन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है।
और पहला यूकेरियोटिक सेल वो कब आया होगा? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। बात समझ गए होंगे आप। और इनमें से क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोसर्वेट्स मे नॉट हैव बीन द फर्स्ट स्टेप इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। शायद कोसर्वेट्स पहले स्टेप नहीं थे ओरिजिन ऑफ लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनमें लिपिड आउटर मेम्ब्रेन नहीं थी एंड दे लैक रिप्रोडक्शन, ऐसा लोगों का मानना है। और वो साइंटिस्ट मानते हैं कि आरएनए शायद शुरुआत में आया होगा। यही कारण है कि माइक्रोस्फेयर को भी रिजेक्ट कर देते हैं। उसका बेसिस यही है कि वो लोग मानते हैं कि इसमें आरएनए नहीं है और पहले लाइफ फॉर्म में आरएनए होना चाहिए। ये आरएनए वर्ल्ड को मानने वाले साइंटिस्ट हैं। पर एक तरफ दूसरे साइंटिस्ट हैं नॉन आरएनए वर्ल्ड वाले, वो कहते हैं कि भैया आरएनए बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्रिमिटिव अर्थ में कहां से बनेगा? शुरुआत में तो कम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना चाहिए, आरएनए जैसा मॉलिक्यूल शुरुआत में बन गया, ये बहुत कठिन बात है। तो उनके अनुसार ये होने चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर। चलिए कोई कुछ भी कहे, मगर हमारे पास एग्जांपल तो इन्हीं दो का है ना, कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर। मान लेते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे नहीं होंगे कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर की तरह जो पहला लाइफ फॉर्म बना होगा, एग्जैक्टली ऐसा ना भी हो तो भी कुछ इसी तरह का ही होगा। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, हो सकता है आरएनए आ गया उसमें, क्या है तो, मगर होगा इसी तरह का लाइफ फॉर्म, एग्रीगेट ही बनाएगा। चाहे उसके अंदर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड है, कोसर्वेट में आरएनए भी डाल दो, और क्या आरएनए भी हो सकता है आ गया, मे बी मे नॉट बी, ये तो हम पीछे जाके नहीं देख सकते अर्थ में। मगर हाँ इतनी बात हमें समझ में आती है कि कुछ इसी तरह का लाइफ फॉर्म शुरुआत में बना होगा जो बहुत प्रिमिटिव होगा। बस वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, अपनी होमोस्टेसिस को मेंटेन रख पा रहा होगा और किसी तरह का रिप्रोड्यूस करने का, रिप्लिकेट करने का फॉर्म उसने अपने अंदर डेवलप कर लिया होगा। वो रिप्लिकेट कर रहा होगा तो नई नई चीजें बन रही होंगी, क्योंकि रिप्लिकेशन जब वो कर रहा होगा तो म्यूटेशन भी हो रहा होगा। हमने बताया आपको जो 3 कंडीशंस बताई विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई कि इस तरह से मॉलिक्यूल आया होगा। इसके बाद कैसे एडवांसमेंट हुई, कौन कौन से लाइफ फॉर्म आएंगे, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो बात करते हैं कि सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म आया होगा वो कैसा होगा। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा, जितनी जानकारी हमने एकत्रित की, इकट्ठा की, उसको उसके बेसिस पे अगर हम माने तो सबसे पहले जो आया होगा ना, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आएगा जो केमिकल्स पे फीड करता होगा। क्योंकि समुद्र में केमिकल बिखरा पड़ा था, खाने वाला कोई नहीं था, कंज्यूम करने वाला कोई नहीं था। तो सबसे पहला जो लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुआ होगा वो डेफिनेटली कीमो हेटेरोट्रॉप होगा, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ये कीमो हेटेरोट्रॉप्स दे फीड अपॉन केमिकल्स, ये केमिकल्स पे फीड करते थे। केमिकल बिखरा पड़ा था समुद्र में, कंपाउंड्स पे फीड करके ये एनर्जी को गेन करते होंगे। मगर जैसे जैसे समय बीता, अभी देखिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ही है और कीमो हेटेरोट्रॉप्स आ गए केमिकल के फीड करने वाले, और जैसे जैसे समय बीता, जब केमिकल्स की कुछ कमी पड़ी होगी तो आए होंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये कीमो ऑटोट्रॉप्स ये केमिकल्स को स्प्लिट करके एनर्जी गेन करते हैं। आप कह सकते हो कि ये सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर टू प्रेजेंट डे बैक्टीरिया। जो प्रेजेंट डे बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल आप जानते हो हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो ये जो है ना, ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, ये प्रेजेंट डे आयरन सल्फाइड बैक्टीरिया या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे हो सकते हैं, जो केमिकल्स को स्प्लिट करके अपनी एनर्जी को गेन करते थे। कुछ इसी तरह के बैक्टीरिया बने होंगे और आने वाले समय में, और जब समय बीता होगा तो आए होंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो कि सनलाइट की एनर्जी से खाना बनाते हैं। मगर आप इसे प्लांट्स मत समझिए, दूसरे तरह के जीव होंगे, या अगर प्लांट भी होंगे तो दूसरे तरह के प्लांट होंगे, जिस तरह के आज है वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये आ जाएंगे तो बहुत जल्दी
ऑक्सीजन भी आ जाएगी, और ऑक्सीजन आने में अभी देर है। तो शुरू में जो फोटो ऑटोट्रॉप्स आए होंगे ना डियर, वो भी अपना खाना बनाते होंगे और वो हाइड्रोजन को गेन करते होंगे, बट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन वाटर। तो अभी जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है वो हाइड्रोजन को लेते हैं वाटर से, वाटर को स्प्लिट करके फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, और उससे ऑक्सीजन लिबरेट होती है एटमॉस्फेयर में, और हमारा एटमॉस्फेयर क्या ऑक्सीजन। मगर इस समय जब ये आया, ये शुरू में जो फोटो ऑटोट्रॉप्स आए होंगे वो क्या करते होंगे, आप कह सकते हो ऑब्टेन H2 फ्रॉम सोर्सेस अदर देन वाटर। ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं ये ऑक्सीजन लेते जरूर होंगे, पर इनका सोर्स वाटर नहीं होगा, कोई और होगा, और यही कारण है कि ऑक्सीजन अभी लिबरेट नहीं हो रही। और इसके बाद आएंगे दूसरे फोटो ऑटोट्रॉप्स जो ऑक्सीजन को लिबरेट करेंगे। अब हम कह सकते हैं कि ये फोटो ऑटोट्रॉप्स आए, ये दूसरी वैरायटी फोटो ऑटोट्रॉप्स की बहुत बाद में आई। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन करते थे हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, तो ऑब्टेन H2 फ्रॉम वाटर एंड दस liberated or released, thus liberated O2। जब इन्होंने O2 लिबरेट किया तो जो एटमॉस्फेयर अभी तक रिड्यूसिंग था वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो जब इन्होंने ऑक्सीजन लिबरेट किया तो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन इन्होंने रिलीज की वो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर उसमें एक्यूमुलेट होती चली गई। reducing atmosphere was converted into oxidizing atmosphere, वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में चेंज हो गया। अब ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, और फ्री ऑक्सीजन करेगी जो करेगी। अब सब कुछ यहाँ पर क्या क्या करेगी देखिए। सबसे पहली अगर रिएक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाती है, 2O2 प्लस O2 ये जुड़ गई। आप जानते हो यूवी रेज कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को, और बन जाता है 2O3, ये बन गया क्या, ओजोन। ओजोन लेयर बन गई। जब ओजोन लेयर बन गई तो आप जानते हो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और दूसरी हार्मफुल रेडिएशंस वो अर्थ में पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अब तो अब दूसरे तरह के एनिमल्स, दूसरे तरह के प्लांट्स वो बन सकते हैं जिनको इन हार्मफुल रेडिएशन से खतरा था, जो मर सकते थे, अब उनका भी ओरिजिनेशन हो सकता था। केवल इतना ही नहीं, ऑक्सीजन ने एक और काम किया कि O2 ऑक्सीडाइज्ड व्हाट, एक तो इसने CH4 को ऑक्सीडाइज कर दिया, दूसरा NH3। आज एटमॉस्फेयर में मीथेन और अमोनिया नहीं पाए जाते। अगर अमोनिया पाया जाता तो आप जानते हो कितना पंजेंट स्मेलिंग होता है, वो भी नहीं है आज, बैड स्मेलिंग नहीं है। और CH4 मीथेन ये तो इन्फ्लेमेबल है। अगर एटमॉस्फेयर में आज होता, पता चलता कि माचिस जलाई और आग लग गई कहीं भी। ये बायोगैस प्लांट में मीथेन का यूज करते हैं और खाना बनाने के लिए, तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल जो गैस है इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीजन ने। O2 ऑक्सीडाइज CH4 इंटू एंड NH3 इंटू, क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप अगर CH4 के साथ O2 मिलाओगे, ऑक्सीडाइज करोगे, क्या बनेगा, CO2 और H2O। तो इसको CO2 एंड H2O में इसने बदल दिया, और NH3 को N2 प्लस H2O, ठीक है। रिएक्शन बना के आप बैलेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मगर ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज कर दिया CH4 को CO2 और H2O में, NH3 को N2 और H2O में। तो जब ये सब चीजें बन गई, ये नई तरह की गैसेस बन गई, तो इसके बाद जो है ना एनिमल्स का ओरिजिन हुआ होगा। अब आएंगे एनिमल्स जो है और दूसरे लाइफ फॉर्म्स, मतलब जो एटमॉस्फेयर वो रिड्यूसिंग था जब फोटो ऑटोट्रॉप्स आए, वो फोटो ऑटोट्रॉप्स जो H2 को लेते थे वाटर से, तो H2 ले लेते थे, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता था। धीरे धीरे ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो गया। जब वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो गया तो जो अब एटमॉस्फेयर है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग रेदर देन द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव अर्थ। अब एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था अर्थ के इतिहास में। आगे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे बहुत ही जल्द, तो आप देखोगे ऑक्सीजन कब लिबरेट हुई, किस समय आई, और उसके बाद कौन कौन सी जीव आए, वो सब हम लिखेंगे, कौन कब आया।
वो टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशन और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये बात समझ गए क्या क्या हुआ। पहले कीमो हेटेरोट्रॉप्स आए, देन कीमो ऑटोट्रॉप्स, देन फोटो ऑटोट्रॉप्स व्हिच आर ऑब्टेनिंग H2 from sources other than water, and then photoautotrophs which were obtaining H2 from water by photolysis of water and thus start liberating O2 which accumulated in the atmosphere and the atmosphere changed to oxidizing and previously it was reducing। अब फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दूसरे तरह के जीव यहाँ पर वो आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि लाइफ इस तरह से ओरिजिनेट हुई, लाइफ भी आ गई। हमने बात की कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन होगा कीमोजेनी, फिर से कैसे लाइफ फॉर्म बन सकते हैं बायोजेनी। अब हम पढ़ेंगे कॉग्नोजेनी, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। और इवॉल्व तो लाइफ फॉर्म हो ही गए, उनकी बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्या तथ्य है, साक्ष्य है हमारे पास ये प्रूव करने के लिए कि एवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज का ये मानना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की अगर हम बात करें, जहां गॉड ने पूरी दुनिया को बनाया किसी भी धर्म में, तो वो ये मानते ही नहीं कि एक जीव इवॉल्व होकर दूसरे जीव में बना। वो मानते हैं कि बंदर को अलग बनाया, एप को अलग बनाया, ह्यूमन को अलग बनाया, घोड़े को अलग बनाया, डॉग को अलग बनाया, सबको अलग अलग गॉड ने उसी फॉर्म में बनाया है जिस फॉर्म में वो आज आपको दिखाई देते हैं। तो एवोल्यूशन हुआ ही नहीं उनके अनुसार। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा उन्हें कि एवोल्यूशन हुआ है, लाइफ फॉर्म चेंज हो के बने। पहले फिश आई, फिर उससे मेढक आए, फ्रॉग आए, एम्फीबियंस आए, फिर उससे छिपकली रेप्टाइल्स आए, फिर उससे मैमल्स और बर्ड्स आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ गॉड ने बना दिया कि ये लो धड़ाधड़ एक ही दिन में। तो उसे प्रूव करने के लिए ये पॉइंट हमें पढ़ना है। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन? तो एवोल्यूशन के एविडेंसेस 4 हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है फॉसिल। जो फॉसिल होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। देखिए ये बेस्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन होते हैं। आप कहते हो ना, कहावत है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जो आपके सामने है, दिख रहा है, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जब आपके सामने आ गया तो क्या प्रूव करेंगे? ये वही चीज है। जब आपके सामने ही डायनासोर की हड्डियां आ गई, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया तो डायनासोर बन गया, तो इसको कोई झुटला नहीं सकता कि इस तरह का जीव प्रिमिटिव अर्थ पे रहा होगा। जब आपको पूरा का पूरा वुली मैमथ ही मिल गया, वो एलिफेंट जिसके ऊपर हेयर होते हैं, एलिफेंट जैसा जानवर, वो पूरा मिला था, उसका होल बॉडी फॉसिल मिला था, हड्डी वड्डी नहीं मिली थी, वो आइस में दबा हुआ मिला और उसको माइक्रोब डिकम्पोज नहीं कर पाए थे, पूरा वुली मैमथ ही आपके सामने आ गया। और इसको कोई झुटला नहीं सकता कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता था, तो पता नहीं कैसे आ गया। तो इसीलिए फॉसिल ना बेस्ट एविडेंसेस होते हैं। अगर आपके सामने कोई हड्डियां आ गई, कोई पूरा का पूरा जीव ही निकल के आ गया प्रिमिटिव अर्थ का, जब आइस की लेयर हटी या कहीं और हमने खुदाई की वहां पे मिल गया, तो स्कल मिल गई प्रिमिटिव ह्यूमंस की और दूसरे एनिमल्स की, तो उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए फॉसिल्स बेस्ट एविडेंस कंसिडर किए जाते हैं। अगर आपसे कहें कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में बेस्ट एविडेंस क्या है, तो आप कहोगे फॉसिल, क्योंकि फॉसिल से बेटर कोई एविडेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डियर ये हम पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में अलग अलग। दूसरा एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनिमल की मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करके उसके बाहरी स्ट्रक्चर को और एनाटॉमी को, उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो जितने भी मैमल्स हैं ना, भले उनकी बाहर की फॉर्म भी अलग हो गई हो, पर अंदरूनी फॉर्म बिल्कुल सिमिलर है, जो कहीं ना कहीं ये चीख कर बताता है कि भैया ये फॉर्म किसी एक एंसेस्टर से आए, एक पूर्वज से आए। फॉर एग्जांपल वेल देखिए मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है, हॉर्स भी मैमल है, बैट भी मैमल है, और ये कितने अलग अलग होते हैं। वेल पानी में रहती है, उसके फिन्स हैं, वो प्रोपेल करती है, उससे तैरती है। फिन्स कहिए, फ्लिपर्स कहिए, क्योंकि वो मजबूत होते हैं फिन से थोड़े ज्यादा। बैट वो भी मैमल है, पर उसके स्किन फोल्ड बढ़ गए हैं और उसके जो डिजिट्स हैं सेकंड से 5th डिजिट तक बढ़ गई और उड़ सकता है। वो बर्ड नहीं है, पर देखने में लोगों को लगे उड़ रहा है तो बर्ड है, पर वो है मैमल।
और सभी में एक चीज कॉमन है, वो है मेमोरी ग्लैंड। सब में है, चाहे वो व्हेल हो, चाहे वो डॉल्फिन हो, चाहे वो बैट हो, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे डॉग, चाहे काउ, चाहे शीप, चाहे गोट, एनीथिंग, सब में मेमोरी ग्लैंड कॉमन है, जो बताता है कि ये सब उसी इंडिविजुअल से आए हैं जो एक समय मैमल रहा होगा और उसके पास मेमोरी ग्लैंड रहा होगा। आप इस बात को जो है नकार नहीं सकते कि सब उसी से आया है, वरना सब में कॉमन कैरेक्टर क्यों है। इससे भी बेटर अगर हम बात करें तो वेल तो पानी में रहती है, सारे मैमल लंग से रेस्पायर करते हैं, और वेल पानी में रहते हुए भी, डॉल्फिन पानी में रहते हुए भी लंग से रेस्पायर करती है, जो मैमल का कैरेक्टर है। मैमल में लंग्स होता है, उसमें है, मैमल में डायफ्राम होता है, उसमें है, और कहीं नहीं है, पर मैमल में ही है, वेल में है। वो फिशेस के साथ रहती है, फिर भी वो लंग से रेस्पायर करती है, और उसमें मेमोरी ग्लैंड है जो बताता है कि इसका मतलब किसी कॉमन मैमल से ये सब बने होंगे। कॉमन मैमल से लैंड पे जाया, ह्यूमन बन गया, वो रेप्टाइल्स बन गए। जो कॉमन मैमल से ह्यूमन आया होगा, रेप्टाइल तो अलग चीज है, ह्यूमन आया जो एयर में उड़ने लगा वो बैट बन गया। कुछ का दिल किया पानी में जाए, जैसे व्हेल और डॉल्फिन, वो पानी में गई तो उनकी बॉडी उसी अनुसार स्ट्रीमलाइंड हो गई ताकि वो स्विम कर सके आसानी से, एंड दे वर कन्वर्टेड टू फिशेस। फिशेस कहते हैं हम, व्हेल मछली हिंदी में कहते हैं, पर असल में फिश लाइक वो हो गए, परंतु है वो मैमल ही अंदर से। क्यों? क्योंकि वो जिनसे बने हैं, जिन पूर्वजों से, उनके पास मेमोरी ग्लैंड और लंग था, और आज भी व्हेल और डॉल्फिन के पास मेमोरी ग्लैंड और लंग्स हैं। व्हेल को बाहर आना पड़ता है पानी के, तब वो रेस्पायर कर सकती है अपने लंग से। तो ये सब बातें हम करेंगे। ये सब बातें हो सकता है किसी को लगा कि हमने जल्दी एग्जाम्पल बता दिया। क्यों? क्योंकि ये तो केवल भूमिका बन रही है, इस टॉपिक को समय लगेगा एक एक टॉपिक को डिस्कस करने में। इसमें एक लेक्चर लग जाएगा अराउंड, इसमें एक लेक्चर से ज्यादा लगेगा, तो डिस्कस करेंगे तो समय लगेगा इन सबको। पर हाँ, आपको बता दिया कि क्या है ये एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि बात क्या करने जा रहे हैं। तीसरा जो है वो है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है कि जो एम्ब्रियो होता है ना डियर, वो अपने प्रिमिटिव या एंसेस्टर्स के कैरेक्टर को रिपीट करता है, भले वो एडल्ट में ना हो। और ये एक बायोजेनेटिक लॉ है जो हॉर्न सीकल ने दिया था कि ऑन्टोजिनी रीकैप्सुलेट फाइलोजेनी। ऑन्टोजिनी का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री। वो अपनी फाइलोजेनी को, अपने एंसेस्टर्स की जो हिस्ट्री है उसे रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों में गिल्स नहीं होते, तो हम लोगों में गिल स्लिट बननी नहीं चाहिए, क्योंकि गिल्स होते ही नहीं। पर हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास गिल स्लिट्स होती है जो आगे चल के क्लोज हो जाती है। वो गिल स्लिट्स फिशेस में गिल्स बनाती है, मगर हम में वो क्लोज हो जाती है। तो हम में बनी ही क्यों थी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जबकि वो एडल्ट में होनी ही नहीं थी। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वही चीजें होती हैं जो आगे चल के काम आए जब बच्चा बॉर्न हो। तो डियर, ये फेरेंजियल गिल स्लिट शायद इसीलिए बनी है, ये बताने के लिए बनी है कि भैया हम बने मछलियों से ही, और इसीलिए बनती है क्योंकि फिशेस वाले जीन्स हमारे अंदर आज भी हैं। भले वो जो है अब उतने डोमिनेंट ना हो, अपने को एक्सप्रेस ना कर पा रहे, एक्सप्रेसिव ना हो, मगर देखो गिल्स वाला जीन हमारे में है। और ये बात साबित होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, जब वो गिल्स वाला जीन अपने को एक्सप्रेस करके फेरेंजियल गिल स्लिट्स बनाता है। मगर समय के साथ वो जीन उतना एक्सप्रेसिव नहीं रहा, तो आगे चल के डेवलपमेंट वो करा नहीं पाता और वो गिल स्लिट क्लोज हो जाती है हमारे बर्थ से पहले। पर वो जीन है हमारे अंदर, तो यही तो बताता है ना कि हम कहीं ना कहीं फिश से इवॉल्व होके बने, तभी तो वो जीन हमारे अंदर है। तो ये बातें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में हम पढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है ना डियर, वो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। ये अर्थ की ज्योग्राफी को देखकर बताया जाता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, कि जो अर्थ है आज उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, मगर एक समय एक ही अर्थ हुआ करती थी, एक ही लैंड मास था, वहीं सारे एनिमल्स का ओरिजिन हुआ। बाद में वो सेपरेट हुई, तो मान लीजिए यहाँ कोई एक खास एनिमल है, जब वो सेपरेट हुई तो इस किनारे और इस किनारे पर वो एनिमल और वही प्लांट होंगे, और यहीं पर होंगे, कहीं और नहीं होंगे दुनिया में। जो ये बात बताते हैं किनारे किनारे पर कि कभी न कभी लैंडमास जुड़ा होगा जब इन एनिमल्स का ओरिजिन हुआ होगा। कुछ इसी तरह की चीजें हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में पढ़ेंगे। बात समझ गया? तो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करते हैं फॉसिल
या पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फॉसिल। फॉसिल, अब आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं फॉसिल, तो आपको डेफिनेशन पता होगी, बता सकते हैं कि क्या होती है डेफिनेशन फॉसिल की? आपने मन में सोच लिया होगा। मैं क्लास में जब पूछता हूं तो ज्यादातर बच्चे अधूरी डेफिनेशन बताते हैं। एग्जैक्टली कम से कम शब्दों में अगर आप सारी बात कह दे तो वो बेस्ट चीज होती है। वो बताती है आपके कंसेप्ट को कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर आप बहुत ज्यादा बातें कहते हैं, आप 50 लाइनें 100 लाइनें बोलते हैं, उसके बाद आपकी बात सामने वाले को समझ में आती है, इसका मतलब आप खुद क्लियर नहीं उस कंसेप्ट के बारे में। क्योंकि जब आदमी कंसेप्ट के बारे में क्लियर होता है तो कम से कम शब्दों में अपनी सारी बात बता देता है, और यही दर्शाता है कि उसका कंसेप्ट क्लियर है। आपके साथ भी जब आप नोट्स बनाते हो ना डियर, तो नोट्स की हर लाइन हर वर्ड खुद जो लिख रहे हो वो कॉन्साइज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, यानी कि कुछ भी लिख रहे हो आप। तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे डेफिनेशन, कहीं लिख लीजिए, देखिए बाद में सही होती है कि नहीं, क्या फॉसिल होते हैं। कई सारे बच्चे कहते हैं कि डेड रिमेन्स जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट के, वो फॉसिल होते हैं। तो अभी कल ही कोई मरा होगा, वो भी उसका डेड रिमेन होगा, उसको फॉसिल नहीं कहते, है ना, बहुत पहले की बात होती है। और केवल रिमेन्स कोई फॉसिल नहीं कहते, जो इंप्रेशन होते हैं, निशान छोड़ जाते हैं एनिमल, उसको भी फॉसिल कहते हैं, ठीक है। तो अब आप फॉसिल की डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जो बेस्ट डेफिनेशन होती है वो होती है रिमेन्स और इंप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो चाहे प्लांट चाहे एनिमल, इसलिए ऑर्गेनिज्म लिखा। रिमेन्स और इंप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट lived in the past are known as fossil. Remains या इंप्रेशन, निशानी, कोई अपना निशान भी छोड़ जाए रॉक्स में या कहीं और सॉफ्ट जगह पे, बाद में वो हार्डेंड हो जाए उसके ऊपर लेयर, वो भी क्या होता है? फॉसिल होता है। तो ये छोटी सी कॉन्साइज डेफिनेशन है, बेस्ट डेफिनेशन है। रिमेन्स और इंप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द पास्ट आर नोन एज फॉसिल। उन्हीं को हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है। तो हमने इससे स्टार्ट कर दिया है डियर फॉसिल से, और क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट टर्न पे हम फॉसिल से ही कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, और टाइप्स ऑफ फॉसिल पढ़ेंगे, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी हमको पढ़ना है इसी में, दैट इज टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशन। आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।